शीशे को इस तरीके से मतलब प्रोसेस करना कि उसकी जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो गोल्ड के जैसा हो जाए। अब ये काम कौन कर पाएगा? जिसको मेटलर्जी की इतनी समझ होगी वही कर पाएगा। साइंस का जितना तगड़ा उसके पास होगा वही कर पाएगा ना। सचिन जो सुबह कह रहा था कि हजारों सालों से खेती करने आने वाले लोगों को इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय वाले डंगरों ने हमको सिखाया है। अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं वो, है ना। और मतलब वो कहते हैं हमने ना नए बीज बना दिए। अरे नया बीज तू तब बना सकता है जब तुझे पुराने बीज का स्ट्रक्चर समझ में आता हो। तो एक बार पुराना बना के दिखा। जो ओरिजिनल बीज कुदरत ने बनाया तुझे वो बनाना आता है क्या? अब मैं एक साइंटिस्ट से उलझ गया था, वहां पे एनबीए-जीआर का साइंटिस्ट था, मैं बैठा था, एनडीआरआई का साइंटिस्ट साथ में बैठा था। बोला साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं कहा नास ने बहुत तरक्की कर ली है। सत्यानाश ने। कैसे कह सकते हो आप? अब मेरे को क्या है, मेरे को कोई नौकरी करनी नहीं है, मेरे को मुकदमों का डर नहीं है, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। मैं तो वहीं खड़े खड़े मैं फालतू बोलेगा मुंह पे मारूंगा, मैं फालतू बोलेगा। अब अगले आदमी को छाती पे लगना चाहिए। देखो यार इतने बड़े साइंटिस्ट को धमका दिया। मेरे को पूछते तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10वीं फेल हूं। बता क्या फर्क पड़ता है तुमको मेरे कितना पढ़ा लिखा हूं? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। इसमें पढ़े लिखे का क्या मतलब है? तुम इसका मतलब तुम ये बात किसी से पूछोगे तो तुम ये कहोगे पढ़े लिखे का क्या मतलब है? अब मैं बोल देता हूं पढ़ा लिखा तो गधा होता है। मैं तो सर्टिफिकेट फाड़ दिया, आग लगा दी सब में। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। बता भाई, अनपढ़ आदमी की बात का जवाब नहीं अगर तेरे पास तो तू काहे का पढ़ा लिखा है फिर? है? और अनपढ़ आदमी की बात ये कह रही है। अनपढ़ आदमी क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि भैया तू उन्नत बीज केवल तब बना सकता है जब तुझे ओरिजिनल बीज बनाने की प्रोसेस का पता हो। बता दो आप ना यार। मैं इसको बेटर कब बना सकता हूं, इसको बेहतर कब बना सकता हूं? जब मुझे एग्जैक्टली पता हो कि ये कैसे बना है, तभी तो मैं इससे बेहतर बना सकता हूं इसको बनाने वाले से ज्यादा नॉलेज होगा तो ही तो इससे बेहतर बना पाऊंगा मैं। तो जिसने बीज बनाया है, ओरिजिनल बीज बनाया है, आदमी का, डंगर का, खेत का, उससे ज्यादा नॉलेज है क्या तुम्हारे साइंटिस्टों को? है क्या? नहीं है। परमात्मा से ज्यादा नॉलेज है उनको? नहीं है ना। यानी उस बीज बनाने वाले से ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बीज बनाना अगर उनको नहीं आता तो बीज को मॉडिफाई कर सकते हो तुम लोग, बीज को छेड़ सकते हो तुम लोग, बीज में चेंज कर सकते हो तुम लोग, उससे बेहतर नहीं बना सकते। बिगाड़ ही सकते हैं, बिगाड़ ही सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिसने बनाया है उसने जब एक बीज बनाया है तो दुनिया के लाखों करोड़ों बीज और जीव जंतु और मौसम को ध्यान में रख के बीज बनाया है। और जो इस साइंटिस्ट ने बीज बनाया है, इसने केवल ये देखा है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, क्योंकि वो कंपनी का दलाल है, बीज कंपनी का, बनाने वाली कंपनी होगा, उसको फंडिंग वहां से मिल रहा है। वो केवल प्रॉफिट को ध्यान में रख के बना रहा है और किसान को बता रहा है इससे प्रॉफिट होगा, दिखा रहा है सपना उसको प्रॉफिट का। ये आदमी का विजन बड़ा होगा कि उसका विजन बड़ा होगा जिसने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचकर बनाया था? हम बेवकूफ लोग, हम लोग इन एनडीआरआईज को, इन साइंस की जो एकेडमीज हैं जो डंगरों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, हम इन साइंटिस्टों को गालियां नहीं देते? बताओ गांव में आने के बाद ये आ गए 4 कुत्ते, ऐसा बोलना चालू कर दो। उधर नहीं है वो, मैं गांव वालों को बोल रहा हूं कि बोलने लग जाए कि यहां आ गए हरामी साले, बीज खराब करने वाले। मेरे को मिल गए 4 वेटनरी डॉक्टर मिले। अभी करनाल में हम लोग एक मीटिंग में रुके हुए थे, तो मैं मीटिंग में जा रहा था, मैं बैठ गया वहां पे एक दुकान पे, बैठा कुछ काम कर रहा था, किसी का वेट कर रहा अपने साथी का। वो आ गए, एक उन्होंने बोला अरे बलारा जी, राम राम। राम राम भाई, बढ़िया, कैसे हैं आप? हम बहुत वीडियो देखते हैं आपकी। ठीक है जी भाई, बहुत धन्यवाद। तो बोले कि मैं कहा आप क्या करते हैं? बोले हम वेटनरी डॉक्टर हैं। मैं कहा चारों के चारों? मैं कहा हाँ चारों। मतलब आपके जिम्मे बीज खराब करने की जिम्मेदारी है, डंगरों का बीज खराब करते हो। मैंने सीधा बोलता हूँ, मैं इनकी लाज क्या रखूं? एक तो नौकर, ऊपर से कुछ भी। अब उनको पता है, अगर वो मेरे को सुनते हैं तो उनको मालूम है कि ये बड़ा खराब आदमी है इस मामले में, ये इज्जत ही नहीं करता नौकरी करने वाला आदमी। नौकर तो नौकर होता था यार, नौकर बनाया ही नहीं ना परमात्मा ने। ये तो आदमी का नौकर कैसे हो सकता है यार? आदमी का सहयोगी हो जाए, उसके बदले में उसे कुछ मिल जाए, वो चल जाए। नौकर काहे को यार?
एक तुच्छ और एक अपर कास्ट कैसे हो जाएगा ये? मतलब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ऊपर के कास्ट के हो जाओगे, ऐसे थोड़ी होगा यार, है? और जिसका घर चलाने के लिए आपके यहाँ काम करना पड़ रहा है वो तो वो नीचे कास्ट का हो जाएगा। तो यही से कास्ट हो रही है ना तय। तो उनको मालूम है कि ये ऐसे बोलता है हमारे बारे में। तो जी वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे थे, तो बोला अपना, मैं कहा वेटनरी के डॉक्टर हो? तो उन्होंने अपना नाम डॉक्टर नहीं लगाया नाम के साथ। तो मैंने कहा तो पता था, तो लेकिन साथ में उन्होंने बोला नहीं आप ऐसा ना मत सोचिए बलहारा जी, अगर हम आपको सुनते हैं तो इसका मतलब है आपकी बात से सहमत होंगे। तो मैं कहा फिर क्या करते हो आप? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते हो? बोला करना पड़ता है, टारगेट मिलते हैं, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो सैलरी नहीं मिलती है। टारगेट मिलते हैं कि इतने डंगरों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको करना है। तो फिर वो बोले कि ये आदमी ऐसा है, उनमें से 3 तो बोले हम तो नौकर ही हैं पक्के, ये बोले ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं, ये किसान को समझाते हैं, उसको ओरिजिनल मतलब उसको बैल या सांड अवेलेबल कराते हैं और खाते में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चढ़ाते हैं, सरकार को बताते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, लेकिन असल में असली बीज बचाने का काम ये कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम उस डॉक्टर के चरण स्पर्श किए और उनको बोला, मैं कहा तुम कमीने हो, तुम किसी लायक नहीं हो। भाई इज्जत उसके काम की है ना, पद पे वो भी बराबर थे, वो अलग अलग जगह पे पोस्टिंग था उनका। क्योंकि असली तो मुझे तो मेरा तो मतलब किससे है, मेरा जो इस धरती माँ को इस प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उस वही अपना तो काम का, मेरे लिए तो आदरणीय वही है, बस मेरे लिए उस कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे अपना कोई पर्सनल काम कभी नहीं करवाना है, मैंने जीवन में कभी किसी को अपना पर्सनल काम करने के लिए कभी नहीं बोला है, जीवन में नहीं बोला है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मोर्चा बनने के बाद नहीं बोला है। जीवन में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे मैंने कुछ भी करवाया हो, यहां बैठा हो कोई बता देना, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को कितना ही लंबा सफर करना पड़े, मुझे कुछ ही करना पड़े, मैं अपना काम अपना खुद करता हूं, मैं किसी से नहीं करवाता। और मैं फिर ये भी बोलता हूं कि जितने साथ से साथ ही आप लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा मैंने ये फिर ये सोचा था कि जो आदमी सबसे ज्यादा मशहूर हो जाएगा, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी, उसके पास ढेर सारे मौके हैं, पार्टी ज्वाइन करने के भी मौके हैं। अपने पास सिर्फ अपने पीछे तो पार्टी आएगी ना, इतने सारे लोग हैं यार, इतने डेडिकेटेड लोग हैं, तो बोलेगी ना आ जाओ ना, प्रदेश प्रभारी बना देते हैं, प्रदेश का मुखिया बना देते हैं तुमको, है ये नहीं? क्योंकि उनको क्या पता है कि ये आदमी जहां जाएगा इसके साथ ही वहां जाएंगे। दूसरा मौका क्या है कि भाई अपना दुकान खोल लो ऑनलाइन। यहाँ तो क्या होता है 1 लाख सब्सक्राइब होता है, 1 लाख छोड़ो यार, 15,000 फॉलोअर होने के बाद सूट बेचने लग जाती है इंस्टाग्राम वाली लौंडिया, है ना? मतलब उनका काम ये कुछ नहीं है। अतः हम लोग, इनके पास सबसे बढ़िया मौका है जिसके पास थोड़े से लोग हो जाएं कि भाई ऑनलाइन प्रमोशन कर दो, कि ना जो शुभ लाभ कमा रहा है, मोर्चे का अपना साथी है, ओरिजिनल चीज लोगों को दे रहा है, हम प्रमोट करेंगे ना बदले में फ्री चाहिए एक भी सैंपल, उसका पैसा देंगे अगर हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने घर में लेके जा रहे हैं और आपका काम चले। हम तो चाहते हैं आप मजबूत हो गए तो कल को हमारे को इस टेंट की जरूरत पड़ेगी तो दान सबसे ज्यादा आप ही दोगे, भैया हमें क्या टेंशन है? हम क्यों घबराएंगे? हमारा काम रुकेगा ही नहीं ना। अभी कल हमारे को जरूरत थी, वो थे ये स्पीकर लाने थे, तो हमने साथियों को बोला कि किराए पे कितने आते हैं और खरीदने में कितने आते हैं। बोले खरीदने में थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। तो मैं कहा खरीद लो, फिर अपने खरीद लो ना, अपना ट्रेनिंग करेंगे। तो खाते बोला पैसे तो नहीं है खाते में। तो मैंने कहा अभी देखो, ऐसे ऐसे टक से 23,000 रुपया आ गया, ऐसे हाथ में 23,000 रुपया। मतलब उसी टाइम आदमी मुझे आके मुझे कंधे पे हाथ रख के लेके गया, कुछ कर दे। अरे मैं कहा कर दो, अरे तुम गला दबा दो यार, नहीं तो स्पीकर लेके आना है, पैसा नहीं है कि बोला। फिर वो दूसरे साथियों को बोला, मैं कहा अभी उधार उधूर लेके कर लो, फिर सबसे लेट सबकी जेब खाली कर लेंगे, टेंशन नहीं। अभी तो क्योंकि अभी तो आपसे कुछ नहीं कहा है, जितना टोटल खर्चा है, ऐसे अंधा भरोसा कुदरत के ऊपर कि अगर तुम्हारा काम है तो होगा यार अपने आप ही, काहे को टेंशन ले रहे हैं हम? तो ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने गड़बड़ करनी चालू कर दी है। तो हमारे पुरखे जो थे
वो इनसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बीजों की कैटेगरी वैरायटी बचाई। वो सचिन बता रहा था कितनी धान की कितनी वैरायटी सचिन है क्या? 3,500 मेरे कहीं ज्यादा थी शायद है। मैं 10,000 से ज्यादा का शायद आइडिया सुना था मैंने। इतनी वैरायटीज तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं अपने पास, जो इंडिजीनियस बीज की बात बता रहा हूं मैं आपको, ओरिजिनल बीज, जो हमारे देसी बीज लोग बचाने पर लगे हुए हैं। मैं फाजिल्का गया था, वहां फाजिल्का में मुझे एक साथी मिला जो सरदार जी थे, एक अपने हैदराबाद में शायद एक मुस्लिम भाई थे जो गाय का बीज बचाने पे लगे हैं, मतलब गौ संवर्धन पे काम कर रहे हैं रेगुलरली। और मैं जब उनके वहां गया तो उन्होंने वो दिखाए अपने सांड, बोले इसकी जो इस वाले सांड पे 2 करोड़ रुपया लग चुका है, बोली लग चुकी है। वो कह रहे हैं ये हमको दे दो, हमको पता है कि ये बीज बचाने का सबसे बड़ा, पूरे पंजाब का सबसे बेस्ट, मतलब वो ब्रीड अभी बची हुई है। तो उनके पास जो हॉस्पिटल से ऑफर आया वो ये आया कि एक गाय का 1 लाख रुपया लेंगे, इनको ये लंपी वाले वैक्सीन लगवा लो। वो बोला तुम 10 लाख दोगे ना तब भी नहीं लगेगा, इन गायों को वैक्सीन नहीं लगेगी, ना इनको लगेगी, ना इनके बच्चों को लगेगी, ना किसी बछड़े को लगेगी, मेरी गौशाला में एंटर मत करना। बोला तुम्हारा जो गौशाला का जो भी तुम लोगों को अभी 2-2.5 करोड़ रुपया साल का मिल सकता है सरकार से डोनेशन का, बोला तुम्हारा 2 रुपया नहीं चाहिए हरामियों, हमको पता है तुम 2.5 करोड़ रुपया दे करके सारे बीज खराब करोगे, क्योंकि उसके बदले में पैसा देंगे तब जब तुम वैक्सीन लगवाओगे। वैक्सीन लगते ही जेनेटिकल मॉडिफिकेशन चालू हो गया। कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे, हम भी नहीं समझ पा रहे। इतना सारे लेक्चर यार 3 दिन में छोटे पड़ जाते हैं, 7 दिन में छोटे पड़ जाते हैं। कोई है यहां जिसने 10 से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करी है? हाथ खड़ा करो। ये लोग हैं 10, 20 से ज्यादा, या 20 से ज्यादा अटेंड करने वाले लोग भी है। किसी ट्रेनिंग में रिपीट हुआ कुछ भैया? नहीं हुआ ना? तो 20 ट्रेनिंग भी यार थोड़ी पड़ती है। मैं तो 20 बता रहा हूं, कहीं ने तो 30-40 भी रखा है। जब रिपीट ही नहीं हुआ कुछ तो इसका मतलब है कि रोज नई जानकारी मिली है। अगर सिर्फ 20 ट्रेनिंग होगा लगा लो आप, और 3 दिन एक ट्रेनिंग के लगाओ तो कितना हो गया? 60 दिन। 60 दिन भौंकना भी थोड़ा पड़ता है, तो हम कब समझा पाएंगे आपको? इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाएंगे ना। ये तो खाली एक ही तरीका बचता है कि अगर आपके अंदर से आवाज आनी चालू हो जाए कि ये करना है ये नहीं करना है, बात खत्म। और इस चक्कर में पंगा क्या लेते हैं पता है आदमी? इस चक्कर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये रहती है कि आप जब बदलने चलते हो तो सबसे पहला विरोध आपके लाइफ पार्टनर का होता है, दूसरा विरोध आपके माँ बाप का होता है, तीसरा भाई बंधुओं का होता है, साथियों का, दोस्तों का होता है। जिनके भरोसे पर पूरी जिंदगी टिकी हुई थी वही सबसे पहले आपको मेंटल कहना चालू करेंगे। ये पंगा हो गया। फिर एक और है, मेरे ऊपर तो बड़ा इल्जाम है, तुमने बहुत घर तोड़वा दिए भैया। अरे मैंने कहा क्या बात हो गई? फिर एक घर टूट गया, इधर इतने सारे परिवार दे तो दिए साथ में, नहीं दे दिए क्या? भाई ये तो तुमको देखना है कि इतना आसान थोड़ी ना है। मेरे से कल एक पूछ रहा था, कौन था वो? आर्यन था शायद ना, क्या है बेटा? बोला जी घर पे बड़ा पंगा हो रखा है मेरे तो, और सारे पंगे हो रखे। फिर मैंने उसे बताया, मगर तेरे को पता नहीं है मेरी शादी को 20 साल हो गए, मुझे घर वाली को समझाने में 10 साल लगे हैं। बोला फिर ठीक है, अभी तो मुझे साल ही हुआ है कि नहीं? आज उसके घर वाले इसको गाली दे रहे हैं कि तूने हमारा लड़का गलत रास्ते पे लगा दिया। मैंने कहा अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ थोड़ी लेके आऊंगा इसी जगह पे, है? मैं अपने परिवार को क्यों लेके आऊंगा अगर गलत काम करूंगा तो, या गलत बात का अगर मैं कह रहा हूँ, किसी के भी नुकसान के कह रहा हूँ, तो कल को मेरे बच्चे को नहीं बोलेंगे तेरे बाप ने हमारा घर तोड़वा दिया। पर्पस तो हमारा घर जोड़ने का है ना। पर्पस तो यह, इसमें बीच में क्या हो रहा है, वो एक रिफ्ट जो मैंने आपको बताया
कि हर आदमी की जिंदगी में एक दौर आता है, एक समय आता है जब उसे लगता है कि मुझसे बुरे हालात किसी के नहीं है। बस वो दौर आपको जिंदगी के हर काम में आएगा, बस ये सोच लेना। मोर्चे में भी आएगा वो टाइम, आपके समाज में भी आएगा वो टाइम, राजनीति में भी आएगा, आप कोई संगठन बनाओगे उसमें भी आएगा, आपके वैवाहिक जीवन में भी आएगा, दोस्ती में भी आएगा, अपने बच्चों के साथ आपका रिलेशन है उसमें भी आएगा, माँ बाप के साथ रिलेशन है। एक बार ऐसा लगेगा जैसे रिश्ता टूटने ही वाला है, लेकिन चूंकि वो रिश्ते आमतौर पर ऐसा होते हैं, कोर्ट कचहरियों तक भी चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं, जैसे ही हालात कुछ हमारे या दूसरे पक्ष के ऊपर विपरीत होंगे, उसी टाइम फिर से रिश्ते दोबारा बॉन्डिंग चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना अपने को। इसलिए अगर किसी चीज के ऊपर भरोसा करना है कि आपको रुकना है कि चलना है, भरोसा करना है कि नहीं करना है, किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है, अगर इसको एक लाइन में समझो, सिर्फ एक बार आंख बंद करके दिल में कि मैं जो काम कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ये एक बार ऐसा फील करके देखोगे और अंदर से अगर यस आ रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है, तो फिर उस काम को मत छोड़ना। परिवार नहीं टूटेगा, आखिर में जुड़ेगा, सब सुधरेगा, आखिर में सुधरेगा। लेकिन कई बार मरने के बाद सुधरता है। कई बार ना, जैसे भगत सिंह है, आखिर में तो सुधरा ही ना, उसने जो जिस चीज के लिए जान दी थी, है ना, उसके मरने के बाद ही सही, लेकिन अगले का जो टारगेट था वो तो हुआ पूरा। उसे लगा कि आजादी इतनी महंगी चीज है कि इसके लिए जान दी जा सकती है। तो अभी घबराने का नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑफर अभी पेंडिंग है, मैंने बताया नहीं है। आप जो लास्ट में हम बताएंगे, देखेंगे कौन कौन पास होता है, यहां से कौन कौन फेल होता है। ऐसा भी होता है कई बार, वो बंदर बंदरिया वाला नहीं होता। अभी आपको इनका ब्याह करके दिखाएंगे, अभी आनगा यह करके दिखाएंगे, अभी लास्ट में जो तमाशा होगा तुम्हारे आंखें खोल देगा। आज चमत्कार दिखाएंगे, सारा तमाशा होने के बाद फिर कहते थे जाओ भैया आटा ले आओ, एक एक कटोरी फटाफट जा करके, और सारे वेट में होता है कि वो वाला कहा गया जो शुरू में बोला था। ये भी होता है। मदारी आदमी है भैया हम तो, देखो हमारे चक्कर में मत पड़ना, पहले बता रहे हैं, अपनी बुद्धि से काम ले लेना। तो अभी आपको समझ आ रहा है उपयोगिता जो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई थी, कि वो क्या थे मंदिर मस्जिद। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे सवाल आएंगे कल को, जब आप जाओगे, कभी किसी चीज का मुद्दा उठ जाएगा। तो अभी आपको जब ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई मुसलमानों ने जो मस्जिद बनाई थी उसका भी वही पर्पस था जो हिंदुओं ने मंदिर बनाया था उसका था। बात समझ में आई? तो अब कोई मुसलमान मंदिर तोड़ने की बात कर सकता है या कोई हिंदू मस्जिद तोड़ने की बात कर सकता है? क्योंकि दोनों को समझ में आ गया कि वही ऊर्जा का केंद्र वो है, वही ऊर्जा का केंद्र वो है। तो फिर तो उसको तोड़ने का मतलब क्या है? क्योंकि तोड़ने के बाद जब आप उसे नया बनाएंगे, आपने तो ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ा नहीं, आपने तो ऊर्जा के फ्लो को स्टडी नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं गुबंद कहां बढ़ाना है, आपको तो पता ही नहीं उसका टॉप सिरा कहां आना चाहिए कि जहां से ऊर्जा आए और सीधा एंटर करे, आपको मालूम ही नहीं है। इसीलिए आप जाओ राम मंदिर में, अयोध्या जाओ, फील ही नहीं आता मंदिर का। कोई आज तक मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो जाके वहां खुश होता हो कि राम मंदिर का फील है। एकदम मतलब जैसे गए थे, बल्कि उससे ज्यादा निराश होकर के आते हैं वहां से लोग। मैं अयोध्या से 3 बार जा चुका, पास से होकर गुजर जाते हैं, वहां जाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं फील नहीं आता। ऐसा नहीं कि हम लोग जाते नहीं है मंदिरों में, या ऐसा नहीं है कि मैं तो जिस भगवान को मानता हूं वो उस मंदिर में भी नहीं है, वो उस मस्जिद में भी नहीं है, और मैं कहता हूं उधर भी है और उधर भी है, उधर नहीं है तो उधर नहीं है, वो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वो फील कह रहा हूं कि जो यहां रहने में ज्यादा मजा आता है, बल्कि अपने को तो यहाँ पड़े रहो, मिट्टी में पड़े रहो, ये इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। तब हमको समझ में आता है कि हमारे बुजुर्ग क्यों खेती के कहते थे कि मशीन खेत में नहीं आनी चाहिए,
अब ये डीजे बज रहा है, ये डीजे वाला क्या कर रहा है बेसिकली, मालूम है क्या कर रहा है? इसका क्या काम है बताओ? चलो अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आज ये चीजें जो कह रहा हूं ये शायद फिर पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, आज तो वह यार आ ही रहा है बस। ये क्या कर रहा है, वहां जो आदमी जो वहां नाच रहे हैं उनको लग रहा है कि वो खुशी मना रहे हैं, जबकि वो ना आपस में बात कर पा रहे हैं। सब आपस में बात करने के लिए उनको कान के पास जाकर जोर से चिल्लाना पड़ता है, सबके कानों में भैं भैं है, लेकिन उनको लगता है कि मैंने बोल दिया तो पड़ोस ये कहेंगे तुम्हें हमारा शादी पसंद नहीं है, तो इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, सब झेल रहे हैं। जो डीजे के आगे खड़े हैं वो सब झेल रहे हैं, और जो जहां तक इसकी आवाज जा रही है वहां तक इसका सारा इंपैक्ट सिर्फ एक पड़ रहा है कि वो वहां की ऊर्जा को, वहां की वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे दिमाग की और हमारे पूरे शरीर की फ्रीक्वेंसी को सेट करके रखती है, वो 432 हर्ट्ज है। कितनी है? 432 हर्ट्ज। 432 हर्ट्ज पे म्यूजिक सुनोगे, आपकी सारे डिप्रेशन विद इन 5 मिनट खत्म। आंख बंद करके 432 हर्ट्ज का म्यूजिक सुन लो। वो कौन सा म्यूजिक है? जो अपने लोकल वाद्य यंत्र हैं जितने भी, जो अपने लोकल वाद्य यंत्र जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैनुअल, और जो बिजली से चल रहे हैं, पियानो है, कीबोर्ड है, जागरण जगराते वाले हैं, या जो रिकॉर्डिंग वाले हैं, या जितने भी ये कंपनियों वाले हैं, जितना म्यूजिक इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी हैं, इन्होंने क्या किया, वो जो 432 हर्ट्ज वाला था पॉइंट, उसको बदल के उस फ्रीक्वेंसी को 440A कर दिया। क्या कर दिया? 440A। और वो 440A क्या करता है? वो दिमाग की सिंक्रोनाइजेशन को, दिमाग की सेटलमेंट को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए ये गाने आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। ये गाने सुनकर आपको कभी भी अच्छा फील नहीं होगा। आजकल का गाना आप सुनोगे कभी अच्छा फील नहीं होगा। और ये कब किया था उन्होंने मालूम है? 1938 में। यानी जिस वक्त यहां पर भारत में एजुकेशन बोर्ड बन रहा है, जिस वक्त यहां पर यूनिवर्सिटीज के लिए कमीशंस बन रहे हैं, जिस वक्त रॉकफेलर फाउंडेशन फंडिंग दे रही है पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाने की, उसी वक्त CIA एक प्रोग्राम चला रहा है माइंड कंट्रोल के नाम से। उसी टाइम पे आदमी के ब्रेन के ऊपर रिसर्च हो रही है कि साउंड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ध्वनि का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ध्वनि दिमाग को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है, और कैसे आदमी के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी टाइम पर फिर प्रथम विश्व युद्ध के और द्वितीय विश्व युद्ध के जितने भी वॉर प्रिजनर्स हैं, यानी युद्ध के जो अपराधी पकड़े गए थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं केमिकल से और इस तरह की चीजों से, और उन एक्सपेरिमेंट्स से फिर वो नए चीजें बना रहे हैं और उसको सिलेबस में डाल रहे हैं। अब देखो कैलकुलेशन कितना पहले करके गए हैं। आपके बच्चों को रगड़ने के कानून अभी बना चुके हैं ये लोग, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। BNS के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। ये BNS में इतना खतरनाक प्रोविजंस डाल दिए इन्होंने कि बोलने वाले हर आदमी को बिना अपराध साबित हुए, बिना किसी वारंट के, बिना कोई शो कोज दिए, बिना किसी जांच के 3 महीने तक अंदर रखा जा सकता है। कितने महीने तक? अरे नहीं, पूरी जिंदगी। तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। तरीका यह होता है, 3 महीने अंदर रखा जाता है, 3 महीने 90 दिन में पूरे होते हैं, 89 डेज के अंदर उसको छोड़ने की तैयारी होती है। उसको जब छोड़ा जा रहा होता है तो एक कंप्लेंट और आ जाती है कि इसने मुझे मारा था, तो फिर 3 महीने के लिए अंदर। फिर अंदर कोई झगड़ा करवाया जाता है जेल के अंदर, उस झगड़े की कंप्लेंट की जाती है, उस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 89 डेज पूरे हो दिए जाते हैं। 90वें दिन जब आदेश कोर्ट का आता है इसे छोड़ दिया जाए, जब जमानत हो रही होती है, जमानत में गेट से बाहर निकल के सिग्नेचर जब रजिस्टर पे हो जाते हैं कि मैं निकल गया बाहर, उस सिग्नेचर होने के अगले 2 मिनट के अंदर फिर गिरफ्तार हो जाता है, वहीं उसी गेट के अंदर।
या गेट के बाहर पुलिस वाले दूसरे में थे, वो वहीं गेट साथ के साथ। और ऐसा ये शर्जील इमाम के साथ, और दूसरा कौन है वो लड़का, उमर खालिद, ये दो भाइयों के साथ में दिल्ली के अंदर 5 साल से जेल में बंद है। आज तक जमानत पे सुनवाई ही नहीं हो रही है, जमानत पे सुनवाई नहीं 5 साल से। देखो कैसा कैसा कमाल का वो है। और हम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम उनके लिए बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा तुम मुसलमानों के फेवर में बोलते हो, तुम तो कांग्रेसी हो गए हो। और मैं ये बोलता हूं कि अच्छा कांग्रेस तो नहीं बोल रही है उनके ऊपर, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है उसके ऊपर, और कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है, और अफसरों को समझ नहीं आ रहा है। और हम लोगों को क्या लग रहा है, अरे भाई एक बात सोच कर देखो, इस मानसिकता का आदमी आज गद्दी पर बैठा है, अगर वो उन कानूनों का सहारा लेकर उस मानसिकता के आदमी को, आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर वो उसके साथ गलत कर सकता है, तो उस मानसिकता का आदमी जिस दिन बैठेगा आपके साथ नहीं करेगा। मानसिकता है कि नहीं? और सत्य क्या कह रहा है कि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर एक के साथ गलत हो रहा है तो आपके साथ भी गलत 100% होगा। साइलेंट ही कर लो। समझ रहे हैं आप बात? क्यों भाई? अगर एक के साथ भी गलत हो रहा है तो किसी के साथ भी गलत होगा, बल्कि फिर वो आपके साथ भी होगा 100%। आपके साथ नहीं होगा तो आपके किए की सजा, यहां तक कि आपके ना किए की सजा भी आपकी औलाद को भुगतनी पड़ेगी। जहां करना चाहिए था वहां अगर आपने नहीं किया, उस ना किए की सजा भी भुगतनी पड़ेगी अपनी औलाद को। इसलिए करना जरूरी है। बात करने में शामिल हो जाओ यार, अगर कहीं पे लड़ने में शामिल नहीं हो सकते। और फिर हमारी तो लड़ाई ऐसी भी नहीं है कि हमको सड़कों पे उतरना है। हमारा जो बंदोबस्त है वो ऐसा है कि जिस दिन आपको गांव वालों को आपने समझा दिया, आप मजबूरी बन जाओगे उनकी। अपना एक आधा साथी है, जैसे जब गांव में जाता है वो बोलता है कि देवेंद्र भाई मुझे ना कुछ बता दो कि मैं गांव में जाकर क्या बोलूं। मैंने कहा तुम कितने दिन से सुन रहे हो मेरी वीडियो? बोला मैं 6 महीने हो गए। मैं कहा कौन से चैनल पर सुनते हो पहले ये बताओ। बोला मैं निडर इंडिया पे सुनता हूं। ठीक है, अगर तुम 6 महीने से निडर इंडिया पे वीडियो सुन रहे हो, बोला मुझे ये नहीं पता बात शुरू कैसे करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक काम कहूंगा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तुम आंख बंद करके अंधा होके मुझे एक मीटिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। जो मैं कहूं वैसा कर दोगे एक मीटिंग के लिए, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वैसे ही सिखा दूंगा। बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फिर अगले गांव में, जिस गांव में तुम्हारी मीटिंग है उसमें जाओ, और बात करने से पहले सिर्फ उधर सामने जो बैठा हो उनके चेहरे देखो। चेहरे देख के आपको 2-3 चीजों का पता चलेगा। पहला ये पता चलेगा कि ये यहां क्यों बैठे हैं। उनको देख के पता चल जाता है कि लिहाज में आए हुए हैं कि समझने के लिए आए हुए हैं। ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये लोग खेती करते हैं कि ये लोग नौकरी करते हैं। ये भी मालूम पड़ जाता है कि उनका उम्र लगभग कितना होगा। मैं कहा उनकी उम्र के हिसाब से उनका संबोधन करके, उनको सबको राम राम बोल के, उसके बाद तुम्हारे मुंह से जो पहला शब्द निकले बोल के चालू कर देना। बोलूं क्या मैं? कुछ भी यार, यही तो पूछने आया था मैंने कहा एक बार मेरे कहने से फॉलो करना है, कुछ भी चालू करो। तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता है, उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गया हो तो तुम आओ, और कुछ भी निकले, जो भी गड़बड़ होगी उस गांव में मैं सुधारूंगा। उसके बाद मैं जाके आऊंगा उन लोगों के बीच। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़ा, गांव में जाके बात की। बोला मुझे वहां से मीटिंग के बाद आके बोला मुझे पता ही नहीं चला देवेंद्र भाई, मैं तो 1.5-2 घंटे बोलता रहा और वो सुनते रहे, और उसके बाद खत्म होने के बाद बोले अरे बेटा तेरे को तो बहुत नॉलेज है। मैंने कहा मैं तो ये सोच के आया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मतलब मैं आपको इस बात की गारंटी से कह रहा हूं, जिस भी बंदे ने अपने मोर्चे में आए हुए, जिसने एक भी ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, भले ही लेट के सो के करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चक्कर ही नहीं है।
क्योंकि अपन इतना कच्चा खेल खेलते नहीं है, सोए हुए के दिमाग में भी डालना आता है अपने को। हमको कुछ करना, हमको सारा आता है, दिक्कत नहीं है। वो जिस भी मूड में आया हो बंदा, कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार यहाँ आ जाए, फिर वो यहाँ 3 दिन काट ले, उसके बाद वो जहां बोलेगा सब यही कहेंगे, यार तुम इतना नॉलेज लाते कहां से हो। बनी है किसी के साथ आप में से? बताओ किसी के साथ बनी है कि इतना नॉलेज पूछा हो और आपको लगता नहीं है कि यार हमें कुछ पता है? एक ही ट्रेनिंग में आए थे सुल्तानपुर वाले में। मतलब ये क्या, हमको पता है कि हमारा जो साथी है ना जेएसएम का, उसमें जो सबसे कम बोलने वाला, सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम बुद्धि वाला, सबसे कम समझदार अपने आप को मानने वाला, उधर बैठे हुए लोगों से कई गुना ज्यादा समझदार है। खाली एक ही कंडीशन है, वो 3 दिन पूरे लगा ले बस, क्योंकि जो अपना है ही नहीं वो 3 दिन पूरे कर ही नहीं पाएगा, पहले भाग जाएगा। और जिसने 3 लगा दिए, इसका मतलब है वो पहले से ही इतना समझदार है। इट्स नॉट लाइक कि ट्रेनिंग ने उसको कुछ बनाया है। मैं ये पहले बता रहा हूं, इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही फायदा होना है आपको, कि आपको ये इतना बड़ा परिवार मिल रहा है। बाकी चीजें आपको पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएंगी। मतलब आप लोग जागने की प्रक्रिया में, अवेकन होने की प्रक्रिया में चल पड़े हो, और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं